Hello, friends. Welcome to daily news analysis of The Hindu and Indian Express. Today, the date is 1st of February. So, let's get started. And before starting, remember, today budget will be presented. तो इसके रिगार्डिंग जो भी बजट में निकल के आएगा ना उसको हम सेपरेटली डिस्कस कर लेंगे आज इवनिंग में या फिर टुमारो ओके बट न्यूज़पेपर में सभी एक्सपर्ट्स अपने ओपिनियन देंगे कुछ चीजें उनको पसंद आएंगी कुछ नहीं आएंगी तो कल का जो न्यूज़पेपर होगा प्लीज मैं अभी से बता रहा हूँ आप जहां भी पढ़ते हो जैसे भी पढ़ते हो उसमें इतना ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना एक्सपर्ट ओपिनियन आपके इतना काम का नहीं है एग्जाम के लिए सिर्फ उसके जो इंपॉर्टेंट फीचर्स आएंगे जो हमें लगता है प्रीलिम्स और मेंस में हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है सिर्फ हम उनको कवर करेंगे ओके सो यू कैन रिलाई अपॉन मी हम उसको अच्छे से ही करेंगे बट जो न्यूज़पेपर में अगर आप पूरा दिन लेकर बैठे हो उसको सारे एक्सपर्ट ओपिनियन पढ़ रहे हो दैट्स नॉट what how you should proceed with your UPSC preparation. Okay, so I will give you a separate lecture on budget as well as economic survey. So don't worry about that and don't waste your time in following it from newspaper. वो आप फिल्टर आउट नहीं कर पाओगे उसको एनीवे यहाँ पर ईडी ने फाइनली अरेस्ट किया है झारखंड के सीएम को एंड मिस्टर चंपाई इन्होंने टेक ओवर किया है एज अ सीएम रादर देन की जो स्पेकुलेशन लगाए जा रहे थे कि ये अपनी वाइफ को बना सकते हैं तो वाइफ तो नहीं बनी है ये एक लीडर रहे हैं इनके फादर के टाइम से अगेन नॉट दैट इम्पोर्टेंट हमें सिर्फ ये याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ईडी की फंक्शनिंग को लेकर एक मैकेनिज्म तैयार किया जाए ऑल इंडिया लेवल पर ताकि ये जो पॉलिटिकल वेंडेटा के इस पे एलिगेशंस लगते हैं हमेशा ये काउंटर किए जा सके और एट द सेम टाइम जो जेन्युइन कल्प्रिट्स हैं ये इस प्रोटेक्स्ट पे कि ये तो हमारे खिलाफ पॉलिटिक्स हो रही है पॉलिटिकल वेंडेटा है इस चीज से वो लोग अपने आप को बच ना पाए वो हाइड ना कर पाए अपने किए हुए गलत कामों को ओके तो इस न्यूज से सिर्फ हमें यही चीज याद रखनी है सुप्रीम कोर्ट का जो ओपिनियन है लास्टली यहाँ पर अब देखिए पेटीएम पेटीएम की एक पेरेंट कंपनी है पेटीएम की एक पेरेंट कंपनी है ठीक है इस पेरेंट कंपनी में कुछ इन्वेस्टमेंट है एक कंपनी का यहाँ पर एक और कंपनी है और इस कंपनी ने पेटीएम में रखते हैं अराउंड 10% शेयर होल्डिंग बट दिस कंपनी इज कंट्रोल्ड बाय चाइनीज कंपनी नेम अलीबाबा ओके तो इस वजह से इनडायरेक्टली चाइना में काफी सारा इन्वेस्टमेंट चाइनीज कंपनीज का है तो पेटीएम के थ्रू काफी सारा डेटा यहाँ पर जाता है तो आरबीआई हमेशा इंसिस्ट करता रहा था पेटीएम को कि आप केवाईसी नॉर्म को अच्छे से फॉलो कीजिए बट ये 2018 से आरबीआई कॉन्स्टेंटली इनको कह रहा था आपके केवाईसी नॉर्म्स में कुछ प्रॉब्लम्स हैं बट ये लोग मान नहीं रहे थे तो फाइनली यहाँ पर आरबीआई ने इस पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं आरबीआई इम्पोज कर्व्स ऑन पेटीएम पेमेंट बैंक prohibiting it from operating its mobile wallet after February. It has been barred from taking further deposits or undertaking credit transaction or top-ups in any customer accounts, including prepaid instruments, wallets, FASTag, National Common Mobility Cards, etc. However, it will be allowed to credit any interest, cashback or refunds into these accounts at any time and customers are also free to withdraw or use their balance without restriction. तो ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से द ओनली थिंग इज कि पेटीएम पेमेंट बैंक ठीक है इस पर फिलहाल के लिए आरबीआई ने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई हैं क्योंकि इसने केवाईसी नॉर्म्स को पूरी तरीके से फॉलो नहीं किया था और इसको आप इनडायरेक्टली भी कह सकते हो कि ये जो इंडिया चाइना के बीच में जो तनाव चल रहा है पिछले कुछ टाइम से ये उसी का रिजल्ट है कि पेटीएम की तरफ से जो डेटा वगैरह जा रहा है पब्लिक का वो चाइनीज कंपनीज के साथ शेयर किया जा रहा है इस पे अभी हम थोड़ी बात और करेंगे इंडियन एक्सप्रेस में यहाँ पर कर्नाटका चीफ मिनिस्टर said that a bill will be introduced in upcoming legislative session to make 60% use of Kannada mandatory in signboards of commercial establishment. अब जैसे एक कोई कॉम्प्लेक्स है ठीक है वहां पर उस कंपनी का नाम वगैरह दिखा है तो इसमें ये चाहते हैं कि 60% कम से कम इसमें 60% जो चीज लिखी गई हो वो कन्नड़ लैंग्वेज में लिखी जाए क्योंकि उनका ये कहना है कि चलिए इंग्लिश आपने लिखा समझ में आता है बट वहां पर हिंदी में लिखने का क्या सेंस पड़ता है अगर मेजोरिटी पॉपुलेशन वहां हिंदी पढ़ ही नहीं सकती ओके और फिर उनका खुद का अपना लैंग्वेज का जो प्रिजर्वेशन एंड बाकी की बातें तो इसको पहले ऑर्डिनेंस पास किया गया था बट अब सेशन शुरू हो गया है तो उस पर प्रॉपर एक बिल लाया जा रहा है यहाँ पर पार्लियामेंट में जो 5 लोग घुस गए थे ना
जिसमें वो लोग कह रहे थे कि हम सिर्फ स्टूडेंट्स हैं और कुछ नहीं। हम लोग सिर्फ गवर्नमेंट जिस तरह से फंक्शनिंग कर रही है, जिस तरह से वैकेंसीज, लाखों वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट में खाली पड़ी हुई है, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने आए थे। बट यहाँ पर उन्होंने कोर्ट के सामने, पटियाला हाउस कोर्ट के सामने कहा है कि वी आर गिवन इलेक्ट्रिक शॉक एंड फोर्स टू साइन ब्लैंक पेपर्स टू कन्फेस देयर एलिज्ड क्राइम। और साथ में इनको ये भी कन्फेस कराने की कोशिश की जा रही है कि आपकी अपोजिशन पार्टी से लिंक है, जबकि वो कह रहे हैं कि हमारे किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लिंक नहीं है, हमने जो किया है इंडिपेंडेंटली किया है। अभी अंदर और देखेंगे इस न्यूज को। एनीवे, तमिलनाडु विल नॉट अलाउ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ CAA। अब ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ये क्या था? 3 कंट्रीज के रिगार्डिंग था, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। इन 3 कंट्रीज से आने वाले नॉन मुस्लिम्स को सिटीजनशिप दी जाएगी इंडिया में, ठीक है। तो पहली नज़र में देखें तो ठीक लगता है, ठीक है, क्योंकि इन कंट्रीज, ऑल दीज कंट्रीज आर नाउ इस्लामिक कंट्रीज। इन लोगों ने खुद चूज किया था कि हमें इस्लामिक कंट्री बनानी है। तो फिर यहाँ से आने वाले मुस्लिम्स को इंडिया में अगर सिटीजनशिप देने की बात की जाए तो वो ठीक है, सेक्युलरिज्म के पर्सपेक्टिव से ठीक लगता है कि हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए हमें। बट एट द सेम टाइम हमारी खुद की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, हमारे खुद के रिसोर्सेज पर एक प्रेशर है, नेचुरल रिसोर्सेज पर। तो उसमें हम और ज़्यादा माइग्रेशन नहीं कवर कर सकते। और नॉन मुस्लिम्स को ही क्यों? क्योंकि दे हैव बीन परसिक्यूटेड इन दीज कंट्रीज, राइट। चाहे हिंदूज हों, पाकिस्तान की सिंध में आज हिंदूज ना के बराबर हैं, जबकि सिंधु देश हमेशा से, स्पेशली ड्यूरिंग वैदिक एज, वो सब हिंदू ही थे। ये अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश में भी हिंदूज के अगेंस्ट परसिक्यूशन देखने को मिला है, ठीक है। या सभी नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज के अगेंस्ट, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, जैन हो, सिख हो, क्रिश्चियंस हो। तो इंडिया ने ये ठीक किया। बट तमिलनाडु का भी कंसर्न जेन्युइन है कि श्रीलंका से आने वाले जो हमारे तमिल्स हैं, ओके, वो तो हिंदू ही है ना, वो तमिल्स तो, फिर उनको क्यों नहीं जगह दी गई है? जस्ट बिकॉज वो श्रीलंका से आए। आपने सिर्फ इन 3 कंट्रीज को ही कवर क्यों किया है? श्रीलंका को भी कवर कीजिए फिर। वहां पे भी तो तमिल्स को प्रोसिक्यूट किया गया ना ड्यूरिंग लिट्टे वॉर। आज भी श्रीलंकन गवर्नमेंट वहां पर उनको राइट्स नहीं देती है पूरे। तो फिर आपने ये 3 कंट्रीज के साथ श्रीलंका को क्यों नहीं रखा? ओके, सो दैट इज वन रीजन। तो ये कह रहे हैं कि हम बिल्कुल इंप्लीमेंट नहीं करेंगे इसको। आगे चलते हैं। बाइडेन गवर्नमेंट कंटिन्यूज टू डिस्कस ड्रोन्स डील एम्बेसी, ठीक है। नाउ जब प्राइम मिनिस्टर वहां पर गए थे तो उन्होंने डील साइन की थी विद रिस्पेक्ट टू दीज ड्रोन्स कि इंडिया के साथ शेयर करेंगे ये। बट फिर एक नया केस निकल के आ गया इंडिया अमेरिका के बीच में, पन्नून केस, जहां पर अमेरिका ने इंडिया को एलिज किया कि इंडिया ने ये मिस्टर पन्नून को मारने की साजिश की थी। ओके, तो इसके बाद से जो इनकी पार्लियामेंट है, वहां से हमारे इस प्रोजेक्ट को सैंक्शन नहीं मिल पा रहा है। Investigation into the alleged assassination plot against US Canadian Khalistani separatist leader Gur, गुरपतवंत सिंह पन्नू। ओके, तब से जो यूएस की कांग्रेस है वो हमारी इस डील को आगे नहीं बढ़ने दे रही है। आर्म्स एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट जो है अमेरिका का, इट प्रोहिबिट आर्म्स ट्रांसफर टू एनी कंट्रीज दैट आर एंगेज्ड इन कंसिस्टेंट पैटर्न ऑफ एक्ट ऑफ इंटिमिडेशन और हैरेसमेंट डायरेक्टेड अगेंस्ट इंडिविजुअल्स इन यूनाइटेड स्टेट्स। तो उनका कहना है कि इसका वायलेशन किया है इंडिया ने, तो इसलिए हम इस डील को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। गवर्नमेंट एक डील को साइन कर ले वो अलग चीज है, बट वहां पर यूएस अगर कोई मिलिट्री टेक्नोलॉजी शेयर करना चाहता है किसी कंट्री के साथ, तो उनकी जो पार्लियामेंट है, जिसे कांग्रेस बोलते हैं, उसका अप्रूवल लेना जरूरी हो जाता है। तो सिर्फ ये बाइडेन या उनके गवर्नमेंट से डील करने से काम नहीं बनेगा। उनसे डील करना अपनी जगह है, बट उसके बाद वहां की कांग्रेस यानी कि पार्लियामेंट को सैंक्शन देना पड़ेगा, उसके बिना वो शेयर नहीं करेगा इंडिया के साथ ये सब चीजें। In addition to the licensed manufacture of General Electric F414 jet engine in India by HAL, ठीक है, एक तो ये डील हुई थी हमारी उस टाइम मिस्टर बाइडेन के बुलाने पर जब प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे, ठीक है। एक तो ये जेट इंजन की टेक्नोलॉजी आप शेयर करोगे ताकि HAL हमारा उसको बिल्ड करेगा, ठीक है। और ये जेट इंजन हमें क्यों चाहिए? हमें ये चाहिए हमारे तेजस विमान के लिए, ठीक है, तेजस MK2, इसके लिए चाहिए। तो वो तो क्लियर कर दिए। वाइल द इंजन डील हैज बीन क्लियर्ड बाय द यूएस कांग्रेस, बट MQ9B, ये वाली, इट इज स्टिल अंडर द प्रोसेस। MQ9B will be significant boost
फॉर इंटेलिजेंस सर्विलेंस एंड रिकॉनिसेंस, जिन्हें हम शॉर्ट में ISI कैपेबिलिटीज बोलते हैं, ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस, एंड ऑल्सो वर्क इन टेंडम विद US origin P-8I long range maritime patrol aircraft enhancing Indian Navy's surveillance over the Indian Ocean region। ठीक है, तो जेट इंजन वाली डील वहां की कांग्रेस ने क्लियर कर दी थी, बट ये जो MQ-9B वाली डील है, दीज ड्रोन्स, इनकी डील अभी तक क्लियर नहीं हुई है, और ऑल बिकॉज जो पन्नून केस है उस वजह से। ठीक है, तो ये पूरा इश्यू समझ में आया। ये मिस्टर चिदम्बरम है, इनका ओपिनियन है कि मोदी गवर्नमेंट लॉस्ट द प्लॉट ऑन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म एंड ऑन। तो ऑब्वियसली कांग्रेस की तरफ से फाइनेंस मिनिस्टर हैं तो थोड़ा बायस्ड ओपिनियन रखेंगे इस पूरे न्यूज़ में, तो हमें ये पढ़ना जरूरी नहीं है। डोंट वेस्ट योर टाइम इन रीडिंग दिस, राइट। ऐसे बायस्ड ओपिनियन मत पढ़िए, किसी की तरफ से मत पढ़िए, चाहे वो कभी बीजेपी की तरफ से लिखा जाए या इनकी वजह से। प्रेसिडेंट मुर्मू वही सब बोल बच्चन है, क्योंकि नया सेशन स्टार्ट हुआ है तो पहला एड्रेस प्रेसिडेंट करते हैं, वो हम अपने लक्ष्मीकांत में जानते हैं, राइट। तो उनका कहना वही सब बातें हैं जो गवर्नमेंट बोलती है, फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी वगैरह वगैरह। Supreme Court introduced the parade welcoming President Draupadi Murmu to Parliament when she addressed the joint session, and the Sangol was kept in front of Speaker's podium in Lok Sabha। ठीक है, अब क्योंकि ये इलेक्शन ईयर है तो फुल बजट नहीं पेश किया जाएगा, यहाँ पे सिर्फ इंतरिम बजट पेश किया जाएगा। जब जो भी इलेक्शन गवर्नमेंट एंड प्रेफरेबली सारी पॉसिबिलिटी तो यही है कि यही गवर्नमेंट फिर से रिपीट होगी, तो फिर जब वो जीत के आएंगे तब अपना फुल बजट प्रेजेंट करेंगे, अभी वो इंतरिम बजट देंगे आपको। बॉम्बे हाई कोर्ट delivers split verdict on validity of center's fact checking rule। अब नाउ सी, ये जो एक्स हो गया या फिर आपका फेसबुक हो गया एंड इंस्टा एंड ऑल, ठीक है, ये सब एंजॉय करते हैं सेफ हार्बर क्लॉज। यानी कि आप इस पे कुछ अगर शेयर कर रहे हो तो वो इनकी जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं गवर्नमेंट मांगे अगर आपने कुछ गलत बातें लिख दी हैं, बट उनको सेफ हार्बर क्लॉज दिया जाता है क्योंकि उन्होंने नहीं लिखा है, उन्होंने तो सिर्फ आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया था, आपने जो लिखा है तो वो आपकी गलती है, गवर्नमेंट उसके हिसाब से डील करेगी। ओके, लेकिन गवर्नमेंट को ऑर्डर दे सकती है कि इस तरह की गलत बातें गवर्नमेंट के खिलाफ या इंडिया के खिलाफ लिखी गई हैं, तो आप इसके खिलाफ में हमें डिटेल दीजिए और साथ में इसको विड्रॉ कीजिए आप इस पोस्ट को अपने प्लेटफॉर्म से। ठीक है, और ये फॉलो करना पड़ेगा इनको, अगर वो फॉलो नहीं करते हैं तो फिर गवर्नमेंट इनसे सेफ हार्बर क्लॉज छीन सकती है। क्लियर। अब गवर्नमेंट ने इसी के लिए बनाई है एक फैक्ट चेकिंग यूनिट। इन्होंने अमेंडमेंट किया था इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस अमेंडमेंट रूल 2023 विच एम्पावर्ड द सेंटर टू एस्टैब्लिश फैक्ट चेकिंग यूनिट जो आइडेंटिफाई करेगी फेक फॉल्स एंड मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन को ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अबाउट गवर्नमेंट बिजनेस। ओके, गवर्नमेंट के रिस्पेक्ट में अगर कुछ फेक न्यूज फैलाई जा रही है तो उसको आइडेंटिफाई करेगी ये फैक्ट चेकिंग यूनिट। बट हम जानते हैं कि इस वक्त एक्स यानी ट्विटर पे सबसे ज्यादा फेक न्यूज कौन चलाता है। ओके, एनीवे, under the new IT under the new IT rules, just a second. Under the new IT rules, government can ask social media platforms such as Facebook, X, Instagram, and YouTube to remove any content or news related to the business of the central government that was identified as fake, false, or misleading with the help of the FCU। अब ये सोचिए, गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया कि ये न्यूज़ फेक है, फॉल्स है या मिसलीडिंग है, तो आप इसको विड्रॉ कीजिए, ठीक है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कर देगा। बट ये गवर्नमेंट इनडायरेक्टली ये भी तो प्रेशर डाल सकती है ना कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो भी क्रिटिसिज्म वाले वीडियोस हैं यूट्यूब पे जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट बता रहे हैं, ठीक है, भले ही वो बात सही कह रहे हैं लेकिन गवर्नमेंट का क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसको भी विड्रॉ कीजिए। ओके, तो ये सब इंटरफेरेंस ठीक नहीं है। एन ऑर्गेनाइजेशन अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट विल बी दी आर्बिट्रेटर ऑफ सच कंटेंट, वो आर्बिट्रेट करेगा कि ये कंटेंट फेक है, फॉल्स है। एंड इफ इंटरमीडियरीज डू नॉट कंप्लाई दे लूज देयर सेफ हार्बर स्टेटस अंडर सेक्शन 79 ऑफ IT एक्ट 2000। नाउ यहाँ पर आर्ग्यू किया गया था दैट दीज अमेंडमेंट्स आर अल्ट्रा वायर्स टू द सेक्शन 79 ऑफ IT एक्ट। द पेटिशन ऑल्सो आर्ग्यूड दैट अमेंडमेंट्स violate the right to freedom of speech and expression under Article 19(1)(a). They do not satisfy the provision of reasonable restrictions on freedom of speech and expression under Article 19(2), and the amendments violate the right to practice and trade or profession under Article 19(1)(g)। ये वो बच्चे कह रहे हैं कि वी वर टॉर्चर्ड
and forced to admit the crimes and opposition link, कि हमारा अपोजिशन पार्टी से लिंक है, इस तरह की चीजें। ये इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया उनको, दे वर फोर्स्ड टू साइन ब्लैंक पेपर्स एंड टू कन्फेस देयर एलिज्ड क्राइम एंड एसोसिएशन विद पॉलिटिकल पार्टीज। जब वो कह रहे हैं कि हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई रिलेशन नहीं है तो गलत है, ठीक है। एंड दे आर चार्ज अंडर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। तो आई थिंक इतना हार्श तो शायद उस वक्त भी पुलिस नहीं हुई होगी जब भगत सिंह ने बॉम्ब फेंके थे। इन्होंने तो सिर्फ स्प्रे फेंका है। सिक्योरिटी ब्रीच की ये माना, गलत किया वो भी माना, बट जबरदस्ती ये स्टैब्लिश करना कि आपके किसी पॉलिटिकल पार्टी से लिंक है तो वो ठीक नहीं है। एनीवे आगे चलते हैं। एलॉन मस्क का आपने शायद अब तक न्यूज में सुन ही लिया होगा, न्यूरालिंक की न्यूज के बारे में। पहले मैं आपको ये पूरा समझा देता हूँ कि न्यूरालिंक करना क्या चाह रहा है। देखिए, ये आपके ब्रेन में एक चिप को फिट करेगा। ओके, अब आपके ब्रेन में जब हम लोग कुछ बोलते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हमने पहले उस थॉट को ब्रेन में सोचा होगा, ठीक है। अब आपके ब्रेन में जैसे ये थॉट्स आएंगे, वो इस चिप इसको सेंस करेगी, ठीक है, और फिर इसको कन्वर्ट कर देगी। जैसे फॉर एग्जांपल, आप अभी सोचिए कि आपके रूम में जो लाइट है या फैन है वो स्विच ऑफ हो जाए, ठीक है। आपने माइंड में सोचा, इस चिप ने वो न्यूरॉन्स के थ्रू कैप्चर किया और ये ट्रांसमिट कर दिया आपके सेंसर्स को कि ये लाइट ऑफ हो जानी चाहिए। या फिर आप अपने दिमाग में सोच रहे हो कि मैं इस कंप्यूटर माउस को कंट्रोल कर रहा हूँ, ठीक है। आप अपने दिमाग में जो भी सोचते जाओगे, ये माउस अब इस पे क्लिक करे, उस पे क्लिक करे, या ये फलाना चीज को टाइपिंग कर दे, और वो करता जाएगा। यानी कि आपको अपने हाथों का यूज नहीं करना पड़ रहा है, आप अपने ब्रेन के थ्रू चीजें कंट्रोल कर रहे हो। सॉर्ट ऑफ टेलीपैथी जिसको हम कहते हैं, ठीक है, वो चीज करने की ट्राई की जा रही है। अब इसका मोटिव ये है कि वो ऐसे लोग, दोज पीपल हु लूज देयर लिम्स, ओके, जो अपने किसी हादसे में अपने हाथ गवा चुके होते हैं, हाथ पैर, या फिर जो अपनी वॉइस वॉइस गवा चुके होते हैं, ठीक है, जो बोल नहीं पाते कि उनको क्या चाहिए। तो उनके लिए तो ये वाली रिसर्च अगर कामयाब होती है तो वो एक ब्लेसिंग की तरह बन के आएगी, राइट। और इन्होंने कहा भी है कि ये कंप्यूटर ब्रेन इंटरफेस डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। एंड इन्होंने कहा भी है कि रिजल्ट पॉजिटिव आए। अभी हम लोग जो टेस्टिंग की उन्होंने पहले इंसान पे की है। Linking the nervous system to the computers, efforts aimed at helping treat brain disorder, overcoming brain injuries, etc. Neuralink device is about the size of a large coin and is designed to implant it in the skull with ultra thin wires going directly into the brain. Like, this will get the ability to control a computer cursor or keyboard using their thoughts alone. आप बस सोचिए कि ये टाइप हो रहा है कीबोर्ड पे और वो होता जाएगा, एक तरह की टेलीपैथी जैसा है। इट विल इनेबल यूजर्स टू कंट्रोल देयर फोन और कंप्यूटर्स जस्ट बाय थिंकिंग। क्लियर? अब अगर मैं अपने माइंड में सोच रहा हूँ कि ये कर्सर अपने आप ये चीजें ऐसे हाईलाइट करता जाए आपको पढ़ाते पढ़ाते, तो वो बिना हैंड और पेन के यूज किए भी ये हाईलाइट होता जाएगा, राइट। ये है न्यूरालिंक का प्रोजेक्ट। तो साइंटिस्ट फ्यूज ब्रेन लाइक टिश्यूज विद इलेक्ट्रॉनिक्स टू मेक कंप्यूटर। अब यहां पर क्या हो रहा है? See, scientists have fused a brain-like tissue with electronics to make organoid neural network. अब ये ना आपको प्रीलिम्स में पूछे जाने के चांसेस हैं, इसलिए मैं आपको ये करवा रहा हूँ। Brain-like tissues with electronics to make organoid neural network that can recognize voices and solve a complex mathematical problem. Their invention extends neuromorphic computing. Neuromorphic computing क्या होती थी? It was the practice of modeling computers after the human brain. Now, the work comes against the backdrop of staggering rise of artificial intelligence itself, founded on the development of artificial neural networks, brain-like networks of neuron, except okay, except that they are made with silicon chips that can process large data sets that conventional computers struggle with. But but the problem is that they can only partially mimic the brain function, and there is need to improve their processing capability and account for real life uncertainty and improving the energy efficiency. तो वो सिर्फ आपके ब्रेन के फंक्शन को पार्शियली मिमिक कर सकते हैं, ये जो ऑर्गेनाइड्स हैं, ठीक है, पार्शियली, पूरी तरीके से नहीं। उसके बाद भी इसमें काफी इंप्रूवमेंट का भी स्कोप है। So scientists are now considering using a biological neural network, a network of live brain cell.
ओके, तो अब इसी को और बेटर इंप्रूव बनाने के लिए, तो ये चिप्स को और ज़्यादा इंप्रूव बनाने के लिए हम लोग लाइव ब्रेन सेल्स को ही यूज़ करेंगे, ताकि ये एक अभी से पार्शियली मिमिक कर रहे हैं आपके ब्रेन को, बाद में ये पूरी तरीके से मिमिक कर सकें। ऑर्गेनाइज न्यूरल नेटवर्क, द न्यू एरिया ऑफ रिसर्च कॉल्ड बायो कंप्यूटिंग यूजेस बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स, यानी कि आपके ब्रेन सेल्स, दे आर यूजिंग बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स टू परफॉर्म कंप्यूटेशनल प्रोसेसेस। ओके, सिर्फ ये टर्म याद रख लीजिएगा, ये आपके प्रीलिम्स में आ सकती है। Brain organoids. Brain organoids are three-dimensional aggregates of brain cell. The scientists made them by extracting human pluripotent stem cells, which are cells that can develop to become almost any kind of cell. ठीक, ये जो stem cells होते हैं उनमें यही खासियत होती है that they can develop and become almost any kind of cell within the human body and made them into the brain cells. Organoids. Organoids form a relatively heterogeneous mix of cell types, so not all organoids function the same way. Remember this point. Okay. Now, using organoids and AI instead of animals to test the new drugs. तो इसका बेनिफिट ये हो सकता है कल को कि हम इसी पे टेस्टिंग कर सकते हैं रादर देन हमें किसी जानवर पर टेस्टिंग करनी पड़े। इंडिया फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ठीक, तो इसके बारे में काफी बातें कर चुका हूँ आपसे ब्रेनस्टॉर्मिंग में भी। ठीक है, इंडिया फ्रांस पर मैंने आपको मीन्स 450 प्लस में एक प्रॉपर लेक्चर भी दिया हुआ है। ठीक है, जिन बच्चों ने सब्सक्रिप्शन लिया है उनको मिल गया होगा। तो चलिए देखते हैं कहाँ से शुरुआत हुई थी इंडिया फ्रांस रिलेशनशिप की। प्रेसिडेंट जैक्स चुरैक, ठीक, ये 1998 में हमारे यहाँ रिपब्लिक गेस्ट बन के आए थे। इन्होंने स्टैब्लिश की थी इंडिया के साथ फर्स्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, और इन्होंने ये भी डिक्लेयर किया था कि इंडिया का जो एक्सक्लूजन किया गया है फ्रॉम ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर, इट वाज एन एनॉमली दैट नीडेड टू बी रेक्टिफाइड। ये पॉइंट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट इज दी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का पहला टेस्ट कब देखने को मिला? जब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया 98 में, और अपने आप को डिक्लेयर किया एज ए न्यूक्लियर वेपन स्टेट। तो सैंक्शंस वगैरह लगा दिए गए इंडिया पर जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया, लेकिन फ्रांस हमारे सपोर्ट में था। उसने कहा था कि इंडिया की सिक्योरिटी कंपल्शन ऐसे है कि उसको न्यूक्लियर पावर बनना जरूरी था। उसके ऊपर चाइना बैठा हुआ है, पूरी तरीके से होस्टाइल है, वॉर लड़ चुका है, और वो न्यूक्लियर टेस्टिंग बहुत पहले ही कर चुका था 1964 में, राइट। So when compared to other countries, France was the first country to open a dialogue with India and displayed a greater understanding of India's security compulsion. It was the first P5 country to support India's claim for permanent seat. India-France values strategic autonomy in their own fashion. India adopted a non-alignment, ठीक है, हमने कोल्ड वॉर और आज तक भी हम लोग नॉन अलाइन पॉलिसी को ही फॉलो करते हैं कि किसी कंट्री के कैंप में नहीं जाना है। फ्रांस फाउंडिंग मेंबर था नाटो का। इनफैक्ट इसे 1949 में ज्वाइन किया था नाटो, एंड मेन थिंग इज कि नाटो का हेडक्वार्टर पहले यही हुआ करता था फ्रांस में, ठीक है। बट इसने विड्रू कर लिया फ्रॉम द इंटीग्रेटेड मिलिट्री कमांड इन 1966 ड्यू टू रिजर्वेशंस ओवर यूएस इंसिस्टेंस, क्योंकि यूएस इंसिस्ट कर रहा था कि फ्रांस सबऑर्डिनेट करे अपने न्यूक्लियर डेटोरेंट को नाटो के अंडर में, ठीक है। तो ये सीधे सीधे फ्रांस की जो सॉवरेनिटी है उसको डाइल्यूट कर रहा था। तो यूएसए का ये जो इंसिस्टेंस था, इस वजह से फ्रांस ने ये छोड़ दिया था इंटीग्रेटेड मिलिट्री कमांड, और फिर नाटो को अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट करना पड़ा ब्रुसेल्स में। आफ्टर कोल्ड वॉर एंडेड, एक बार अब कोल्ड वॉर खत्म हो गई, बोथ कंट्रीज वर क्विक टू एस्पाउस द वर्च्यूज ऑफ मल्टीपोलैरिटी। कोल्ड वॉर चलने तक दोनों क्या कह रहे थे कि बायपोलर वर्ल्ड से बचना है, ना यूएसए को ज्वाइन करेंगे ना यूएसएसआर को। लेकिन अब यूएसएसआर डिसॉल्व हो गया था, अब बचा सिर्फ यूएसए, तो वर्ल्ड जा रहा था यूनिपोलैरिटी की तरफ, सिंगल पोल। ओके, तो अब इन्होंने कहा नहीं, हमारा गोल मल्टीपोलैरिटी ही है। पहले हम बायपोलैरिटी के अगेंस्ट लड़ रहे थे, अब हम लोग यूनिपोलैरिटी के अगेंस्ट लड़ेंगे, और नैम हमेशा कंटिन्यू रहा। Now, forming a natural convergence with India's ambitions of seeking strategic autonomy as the resident power in Indian Ocean. Indian Ocean में रियूनियन आइलैंड है, ठीक है, वो फ्रांस के अंडर में आते हैं। फिर हमारी पार्टनरशिप की बात करते हैं, तो न्यूक्लियर डायलॉग एस्टैब्लिश इन मई 1998 grew into broader strategic dialogue and was elevated to the level of national security advisor. ओरिजिनली हमने 3 पिलर पे साथ में वर्क शुरू किया था, न्यूक्लियर, स्पेस एंड डिफेंस। स्पेस में मैंने आपको बताया, इसने हमें पहला लॉन्चिंग स्टेशन बनाने में मदद की थी इन श्रीहरिकोटा। तो ये फ्रांस का कॉपरेशन था हमारे साथ स्पेस में, ठीक है। न्यूक्लियर में जब वर्ल्ड ने हम पर सैंक्शन लगा दिए थे, तब फ्रांस वॉज द कंट्री जिसने हमें न्यूक्लियर फ्यूल वगैरह सप्लाई किया था।
एंड डिफेंस में स्कॉर्पियन सबमरीन क्लास जो बनाई है हमने वो फ्रांस के कॉपरेशन से ही बनाई है। तो इन 3 पिलर से हमने अपना कॉपरेशन शुरू करा, फिर इसको एक्सपेंड किया काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में, इंटेलिजेंस शेयरिंग एंड साइबर सिक्योरिटी इश्यूज में। अब उसके बाद और एक्सपेंड करते करते हम क्लाइमेट चेंज पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस हमने फ्रांस के साथ मिलकर बनाया, रिफॉर्म ऑफ मल्टीलेटरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस, globally beneficially artificial intelligence and joint statement indicates the ongoing conflict in Ukraine and Gaza। ठीक है, तो ये हमारे कॉपरेशन पार्टनरशिप के बारे में काफी पॉइंट्स है हमारे पास। डिफेंस साइड पर 6 स्कॉर्पियन सबमरीन ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के थ्रू बनाई गई। हमने राफेल एयरक्राफ्ट खरीदे इनसे 36। उसमें ऑफसेट क्लॉज भी रखा। ऑफसेट क्लॉज ये होता है कि जैसे सपोज कीजिए कि आप 100 रुपए की चीज किसी से खरीद रहे हो, ठीक है, उसके कस्टमर बन के, लेकिन आप उससे कहते हो एक ऑफसेट क्लॉज रखिए 30% का, कि आप इस 100 में से मैं जो आपको 100 रुपए दूंगा ना, वो 30 रुपीज आप वापस से मेरी ही कंट्री में इन्वेस्ट कर दोगे। और इसे कहते हैं ऑफसेट क्लॉज। समझ में आया? तो ऑफसेट टारगेट ऑफ 50% हैज हेल्प्ड इंडिया इन बिल्डिंग अप इंडियाज बडिंग एरोस्पेस इंडस्ट्री। Macron visit saw the conclusion of India-France defense industrial रोड मैप। ठीक है, डिफेंस के लिए। तो यहाँ पे टाटा और एयरबस ने कंक्लूड किया एक एग्रीमेंट कि हम लोग फाइनल असेंबली लाइन बनाएंगे 2026 तक ऑफ सिविलियन हेलीकॉप्टर्स। इसके अलावा फाइनल असेंबली लाइन बनाई जाएगी C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैज ऑलरेडी बीन सेटअप इन बड़ोदरा। Designing, developing, producing an aircraft engine of India's 5th generation aircraft with 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। तो ये भी एक एग्रीमेंट के साथ साइन किया है हमने। ओके, आगे चलते हैं। स्पेस डोमेन में कॉपरेशन हमारा शुरू हुआ 1960s में, जब फ्रांस ने असिस्ट किया हमें टू सेटअप लॉन्च फैसिलिटी एट श्रीहरिकोटा। ठीक है, इसके बाद कॉपरेशन इसरो और CNES जो फ्रांस की स्पेस एजेंसी उसके बीच चलता रहता है। ए न्यू MOU बीइंग साइंड बाय न्यू स्पेस। अब हमने नई बॉडी बनाई है NSIL, ठीक है, जो कि डायरेक्टली डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में आती है। और फ्रांस की लॉन्च कंपनी है आर्यन स्पेस जो रॉकेट लॉन्च वगैरह करता है इनके। ठीक है, इनके बीच कॉपरेशन बढ़ेगा। नेक्स्ट इसमें कुछ चैलेंज भी हैं, जैसे हम लोग जो भी कुछ डेवलप कर रहे हैं ना उसको कमर्शियली और सिविलियन स्पेस में ज़्यादा यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, अभी भी हमारा जो ज़्यादा कॉपरेशन है वो डिफेंस और स्पेस में ही है, कमर्शियल सेक्टर में उतना कॉपरेशन नहीं है, जैसे एग्रीकल्चर में, एनवायरनमेंट में, सिविल एविएशन, IT एंड टेलीकॉम, अर्बन डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, कल्चर एंड टूरिज्म। क्योंकि प्रैक्टिकल चीज़ें तो ये है ना डेली जो एक कॉमन मैन को अफेक्ट करती है। डिफेंस स्पेस अपनी जगह ठीक है, बट हमें इसमें कॉपरेशन को डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है। One of the success story has been growing number of Indian students to France for higher education। कभी 3,000 हुआ करते थे, आज 10,000 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं फ्रांस में। एंड टारगेट रखा है हमने कि 30,000 स्टूडेंट्स होने चाहिए बाय 2030। ओके, तो इसके लिए फ्रांस ने हमें क्या दिया है? शेंगेन वीज़ा। ये याद रखिएगा, ठीक है, अगर किस कंट्री के कंटेक्स्ट में है तो ये फ्रांस के कंटेक्स्ट में है। उसी तरीके से गोल्डन वीज़ा चलता था साइप्रस कंट्री के कंटेक्स्ट में, जहां हमारे यहाँ के सारे चोर उचक्के जाकर वो वीज़ा ले सकते हैं, यहाँ से पैसा लेंगे, डिफॉल्ट करेंगे और भाग जाएंगे। ठीक है, वो गोल्डन वीज़ा था साइप्रस के कंटेक्स्ट में। यंग प्रोफेशनल स्कीम हमने लॉन्च की है अंडर माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट। UGC रिवाइज रूल्स रिगार्डिंग फॉरेन यूनिवर्सिटीज सेटिंग अप कैंपसेस इन इंडिया। एक तो डाइकिन यूनिवर्सिटी है ऑस्ट्रेलिया की जिसने कैंपस खोला है गिफ्ट सिटी में। इसके अलावा यहाँ पे सॉर्बोन यूनिवर्सिटी है जो 13th सेंचुरी में बनी थी फ्रांस में। इसने अपने कैंपस खोल रखे हैं इवन UAE जैसी कंट्री में भी सिंस 2006। तो हमें भी इसको एनकरेज करना चाहिए कि आप आइए और हमारे यहाँ पर भी यूनिवर्सिटी खोलिए। पहले यूनाइटेड किंगडम यानी कि जो आपका इंग्लैंड वगैरह है, ठीक है, पहले हम यूनाइटेड किंगडम को मानते थे एज अ गेटवे टू यूरोपियन यूनियन, बट अब वो तो एग्जिट कर गया ब्रेक्सिट के बाद। तो अब हम लोग फ्रांस को देखते हैं एज अ एंट्री पॉइंट फॉर यूरोप। Strategic partnership does not require convergence on all issues, but sensitivity so that differences where these exist are expressed in private and not publicly। ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा, ठीक है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मतलब ये नहीं है कि हम आप सब पॉइंट पे एग्री करें, बट एटलीस्ट इतना ट्रस्ट हो दोनों में कि अगर कुछ इश्यूज आते भी हैं तो हम लोग उसको प्राइवेट में डिस्कस करें, सॉल्व करें, रादर देन ऐसे पब्लिकली क्रिटिसाइज करना जैसे कि कनाडा ने किया था इंडिया के साथ। ओके, उस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। ये तमिलनाडु के गवर्नर हैं, कहने के लिए तो फॉर्मर IPS ऑफिसर हैं, लेकिन ये काफी उलझुल बयान दे जाते हैं, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या किया कि इन लोगों ने कह दिया कि क्विट इंडिया मूवमेंट का कोई ज्यादा रोल नहीं था ब्रिटिश विड्रॉल में। सारा क्रेडिट सुभाष चंद्र बोस और उनकी इंडियन नेशनल आर्मी को जाता है, INA को, प्लस
इसके अलावा जो रिन म्यूटनी हुई थी, रॉयल इंडियन नेवी में म्यूटनी हुई थी, ठीक है, ब्रिटिशर्स के ऑफिस कमांड मानना मत कर दिया था। उसी तरह एयरफोर्स में भी म्यूटनी हुई थी। ओके, और इन्होंने रेफरेंस दिया है क्लेमेंट एटली। क्लेमेंट एटली वो प्राइम मिनिस्टर हैं ब्रिटेन के जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे जब इंडिया से उन्होंने विड्रॉ किया था ब्रिटेन ने, यानी इंडिया जब आज़ाद हुआ तभी प्राइम मिनिस्टर थे। तो इनकी बाद में बंगाल के गवर्नर के साथ एक प्राइवेट मीटिंग चल रही थी ऐसे ही आफ्टर रिटायरमेंट। तो इन्होंने कहा भी था कि यार हमें ना गांधी जी को हम सब रिस्पेक्ट करते हैं, इनके वर्ड्स बता रहा हूँ मैं, बट हमें ज़्यादा प्रॉब्लम हुई एक तो सुभाष चंद्र बोस की आईएनए से, ठीक है। इसने कहीं न कहीं क्योंकि देखिए ब्रिटिश एम्पायर जो इतना बड़ा बना ना, वो बना था इंडियन आर्मी की लॉयल्टी पे बेस्ड, ठीक है। आर्मी वाज़ द वेरी स्ट्रॉन्ग पिलर फॉर ब्रिटिशर्स, क्योंकि इसी ने पूरा इंडिया कैप्चर करने में मदद की। क्योंकि पहले हमारे अंदर वो नेशनल फीलिंग नहीं थी, सब बटे हुए थे अलग-अलग, बंगाल अलग, महाराष्ट्र अलग, तो मैड्रास रेजिमेंट अलग, ठीक है। तो ये मैड्रास मैड्रास रेजिमेंट ही वो रेजिमेंट थी जिसने 1857 के रिवोल्ट में ब्रिटिशर्स का पूरा साइड दिया। पंजाब रेजिमेंट उसने भी पूरा साइड दिया था, क्योंकि 1857 का जो रिवोल्ट था वो मोस्टली थोड़ा नॉर्थ इंडिया में ही था, बंगाल से लेके बिहार, यूपी, दिल्ली, बस इतना ही था। ओके, तो आर्मी की लॉयल्टी इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। और उस टाइम कोई आर्मी में जो जाता था वो अपने आप को ऐसे इंडियन नहीं देखता था, वो अपने आप को सिर्फ ये देखता था मुझे एक सैलरीड जॉब चाहिए, राइट। एक बंगाल वाले के लिए उस टाइम महाराष्ट्र फॉरेन ही माना जाता था उसकी नज़र में। तो उनका ये मानना था कि आर्मी जो हमारा सबसे स्ट्रांग पिलर था, उसकी लॉयल्टी अफेक्ट हो गई थी आईएनए के फॉर्मेशन से। ऑलराइट, और फिर रॉयल इंडियन नेवी ने भी म्यूटनी कर दी, एयरफोर्स ने भी म्यूटनी कर दी। तो जो सबसे स्ट्रांग पिलर था ब्रिटिश एम्पायर का वही कमजोर पड़ गया था, इसलिए उन्होंने भारत को इंडिपेंडेंस देना कंसिडर किया। ये इन्होंने अपनी पर्सनल टॉक में बात की थी। बट एज अ गवर्नर ये आपका काम नहीं है कि आप भारत के ग्रेट लीडर्स में कंपैरिजन करें। एटलीस्ट गवर्नर की पोस्ट पे रहते हुए आपको इस तरह के कंपैरिजन से बचना चाहिए। ओके, दिस इज नॉट समथिंग एक्सपेक्टेड ऑफ यू। सो तमिलनाडु के गवर्नर का नाम है मिस्टर रवि। क्विट इंडिया मूवमेंट मेड लिटिल impact on British decision to leave India. Instead, it was insecurity felt by British at Netaji Subhash Chandra Bose forming the Azad Hind government and its army in 1946 by naval mutiny and air force rebellion. तो इनकी बात ठीक है, बट द पॉइंट इज ओनली कि एज अ गवर्नर आपको इस तरह के कंपैरिजन से बचना चाहिए। Now, he also cited a conversation between Clement Attlee and acting governor of Bengal, in which Attlee said impact of non-cooperation was minimal, but the British left because they felt insecure about the naval revolt and Air Force rebellion. There is no doubt that loyalty of Indian soldiers in the British Indian Armed Forces was principal pillar of their rule in India. INA and naval mutiny shook British confidence. Britain's economic weakening after the Second World War and international situation simply did not permit them to even think of undertaking armed action to retain their rule in India. अब ये बात याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में, काफी इजी क्वेश्चन था। आईएनए के 3 लोगों की ट्रायल हुई थी रेड फोर्ट में, प्रेम कुमार सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लों एंड शाहनवाज खान, ठीक है। ये शाहनवाज खान से ही रिलेटेड हैं आज के जो शाहरुख खान है सुपरस्टार, ओके, ये इन्हीं के डिसेंडेंट हैं। नाउ एट दियर कोर्ट मार्शल, रेड फोर्ट में कोर्ट मार्शल जब इनकी सुनवाई हो रही थी तो वहां पे सभी लॉयर्स ने इनको डिफेंड किया था, और ये सभी लॉयर कांग्रेस से थे, ठीक। तो ऐसा नहीं है कि गांधी जी या कांग्रेस सुभाष चंद्र बोस और उनके आर्मी के अगेंस्ट थे, क्योंकि ये सब आजकल पॉलिटिक्स में यूज किया जाता है, बट एवरीवन वाज फाइटिंग इन देयर ओन वे फॉर वन कॉमन गोल, दैट इज इंडिपेंडेंस। तो इनको डिफेंड किया था भुल्ला भाई देसाई ने, ओके, तेज बहादुर सप्रू ने, जवाहरलाल नेहरू, कैलाश नाथ काटजू, इन सब ने डिफेंड किया था। While holding the office of governor is to make his views public, governors are also not expected to make comparisons, however indirectly, of impact of actions of different leaders of the national movement. Okay, गोल एक था, सिर्फ सबके तरीके अलग थे। म्यांमार की बात करें, अगेन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, सिर्फ हमें ये जानना है। पहले तो आप ये जान लीजिए कि यहाँ पर कितनी पार्टीज इन्वॉल्व हैं। एक तरफ है आर्मी, एक तरफ इनकी आर्मी है, दूसरी तरफ इन लोगों की जो एमपीज वगैरह जिनको हटा दिया इन लोगों ने, उन लोगों ने बनाई थी एक नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट, और इसके अंडर में इन्होंने अपनी खुद की एक आर्मी बनाई जिसका नाम इन्होंने दिया पीपल डिफेंस फोर्स। ओके, अब इसके अलावा काफी सारी एथनिक ग्रुप्स हैं जो लड़ रहे हैं मिलकर आर्मी के अगेंस्ट, जैसे जैसे एक नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, ठीक है, इनकी आर्मी है। उसके बाद अराकन आर्मी है। सिमिलरली देयर इज तांग
नेशनल लिबरेशन आर्मी, ये सब एथनिक ग्रुप साथ में ये लड़ रहे हैं अगेंस्ट द आर्मी। यहाँ पर नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट, आप कह सकते हो म्यांमार की गवर्नमेंट इन एक्साइल जो थाईलैंड में बैठी हुई है, उसने बनाई है पीपल डेमोक्रेटिक फोर्स, और ये भी लड़ रही है आर्मी से। तो इतने फैक्शंस लड़ रहे हैं इस वक्त म्यांमार में कि कोई भी, यू कैन से कि देयर इज नो लाइट एट द एंड ऑफ टनल। कुछ भी सॉल्व होता नहीं दिख रहा है, सिर्फ म्यांमार और ज्यादा उलझता जा रहा है। आप कह सकते हो कि एक टाइम सिक मैन ऑफ यूरोप कहा जाता था टर्की को, उसी तरीके से आज सिक मैन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया बन गया है म्यांमार। देयर इज नो लाइट एट द एंड ऑफ टनल एज इट्स मिलिट्री रिजीम, पॉलिटिकल क्लास एंड एथनिक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तीनों, ये पॉलिटिकल क्लास हो गई इसकी, ठीक है, ये आर्मी हो गई, और ये हो गई आपकी एथनिक क्लास, ठीक है, एथनिक ऑर्गेनाइजेशन। तीनों वायलेंट कन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हैं। म्यांमार इज ए लार्ज मल्टी एथनिक नेशन, लोकेशन स्ट्रेटेजिक है काफी। 5 नेबरिंग कंट्रीज है इसकी, चाइना, लाओस, थाईलैंड, बांग्लादेश, इंडिया, और सब पे इम्पैक्ट हो रहा है इस चीज का। हमारे नॉर्थ ईस्ट में डिस्टर्बेंस बढ़ रहे हैं इस वजह से, जैसे हमने बॉर्डर फेंसिंग करने का डिसीजन लिया है। डेकेड्स ऑफ मिलिट्री रूल कॉम्प्लिकेटेड द सिचुएशन एंड द लेटेस्ट coup कंपाउंडेड इट। द पॉलिटिकल क्लास एंड एथनिक ग्रुप्स, द मिलिट्री, द पॉलिटिकल क्लास यानी कि नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट, उसकी फोर्स पीपल डिफेंस फोर्सेस, इसने कुछ बैटल जीत ली आर्मी के अगेंस्ट। एनयूजी हैज आर्टिकुलेटेड इज विजन ऑफ फेडरल डेमोक्रेटिक यूनियन, ये कहते तो हैं कि हम फेडरल डेमोक्रेटिक यूनियन बनाएंगे, बट वो तब बनेगा ना जब ये आर्मी रूल तो छोड़े। बट ड्यू टू regime's ruthless suppression, the leaders operate underground or from Thailand. Ethnic armed organization की बात करें, they inflicted a heavy toll on Myanmar military along Thailand border, okay, and Chinese border यानी कि northern region में। Okay, they shook the army as nothing else has done before. Yet the ethnic organization remain divided. अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है 3-4, ये अपने आप में आपस में भी डिवाइडेड हैं. That is the problem. Some anti-army factions are active only when they are assured of China's backing. तत्मादाव, इसको मतलब मिलिट्री का नाम है वहां पर, तत्मादाव कहते हैं इसको। मोस्ट पीपल आर अपोज टू इट, वो मानते हैं कि ये मिलिट्री यूसर्बर है या ऑपरेसर है। Now it is seen as incompetent. Its failure to prevail over the resistance has weakened its morale. There is discontent within the army against its leadership as well. ठीक है, इनका जो आर्मी लीडर है उसके अगेंस्ट भी डिसकंटेंट है विद इन द आर्मी। वो मानते हैं कि ये लीडरशिप बदलनी चाहिए। इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज फेल्ड टू हेल्प द म्यांमार। Military has resiled from the ASEAN 5-point consensus, had dashed the region's hope for। ASEAN ने एक consensus दिया था 5 पॉइंट का, बट म्यांमार की मिलिट्री ने वो मानने से भी मना कर दिया। इंडिया से इंटरेस्ट एंड ऑप्शन, इस पॉइंट पे आए उससे पहले मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहूंगा टर्की के बारे में। टर्की में एर्डोगन के अगेंस्ट एक कूप करने की कोशिश की थी वहां की मिलिट्री ने, एंड मिस्टर एर्डोगन ने सिर्फ एक चीज की, उन्होंने एक ट्वीट किया पब्लिक को ट्विटर पे, यानी कि आज जो एक्स बन गया उस पे उन्हें ट्वीट किया अपनी पब्लिक को, पब्लिक से अपील किया। एंड लिटरली आप अगर फुटेज सर्च करेंगे आज गूगल पे तो वहां पर जनता ने निकल के चौराहों पर आर्मी वालों को मारा है। ओके, तो एटलीस्ट इस तरह की पब्लिक होनी चाहिए आपको, आपकी, कि वो समझे कि एक बार ये मिलिट्री रूल जैसी चीज लगी या एक बार किसी ने पावर कैप्चर की, ओके, मतलब अपनी डेमोक्रेसी के लिए फाइट करना हमेशा पब्लिक को तैयार रहना चाहिए। आपकी डेमोक्रेसी अगर खतरे में दिखे, यू शुड रेज योर वॉइस, राइट। अदरवाइज अगर किसी ने पावर यूसर्प कर ली या कैप्चर कर ली तो वो उसका मिसयूज करेगा ही करेगा। सो टर्की में हमने एग्जांपल देखा कि कैसे पब्लिक अपनी डेमोक्रेसी को लेकर जागरूक थी। उसी तरीके से ताइवान में हमने एग्जांपल देखा इस बार के इलेक्शंस में कि वहां पे लोगों ने कहा कि रहा होगा चाइना से, मेनलैंड चाइना से हमारे पूर्वजों का रिश्ता, बट हम लोग एक डेमोक्रेसी में बॉर्न हुए हैं, ताइवान में हुए हैं, और हम डेमोक्रेसी को प्रेफर करते हैं, हमें आपके कम्युनिस्ट चाइना से कोई मतलब नहीं है, राइट। तो म्यांमार के लोगों ने उस वक्त आवाज नहीं उठाई जब ये कूप हो रहा था। आज आप चाहे आवाज उठा लो या आपस में कितना भी लड़ लो, बट आप वो अपॉर्चुनिटी खो चुके हो। और म्यांमार की हालत देखिए। नाउ इंडियाज इंटरेस्ट ओपिनियंस, इंडियाज पॉलिसी ऑफ मेंटेनिंग कॉर्डियल रिलेशन विद गवर्नमेंट व्हाइल आल्सो सपोर्टिंग द कॉज ऑफ डेमोक्रेसी। अब हमने यहाँ की म्यांमार मिलिट्री के कूप को क्रिटिसाइज क्यों नहीं किया? हमने नहीं किया क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो लोग हमारे इतना अगेंस्ट हो जाएं कि हमारे यहाँ जो नॉर्थ ईस्ट में थोड़े बहुत इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं उनको सपोर्ट करना शुरू कर दें म्यांमार। ओके, बट एट द सेम टाइम हमें डेमोक्रेसी को भी सपोर्ट करना है, तब हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? इंडिया शुड बैलेंस फ्रेंडली टाइज विद द मिलिट्री गवर्नमेंट वाइल ब्रॉडनिंग द स्पेस फॉर एंगेजमेंट विद अदर स्टेक होल्डर्स, यानी कि ये एथनिक ग्रुप्स एज वेल एज दैट नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट, हमें उनके साथ भी एंगेज करना चाहिए। It must not interfere, but at the same time, we must not interfere in their internal affairs.
First, what we can do first, inflow of refugees into Mizoram and Manipur has risen. Okay, so there is greater activism on Myanmar-based anti-India insurgents indulging in illegal activities. This has aggravated the security situation in Manipur. मैंने कल आपको बताया भी था मणिपुर से रिलेटेड सारी चीजें. All this has compelled India to undertake fencing along entire length of border. ठीक है. 2018 इंडिया म्यांमार एग्रीमेंट जो हमने किया था फ्री मूवमेंट रिजीम पर 16 किलोमीटर ऑन बोथ साइड लोग आ जा सकते हैं, उसको रिकंसिडर किया जा रहा है. कम्युनिकेशन लिंक यानी कि चीन नेशनल आर्मी, अराकन आर्मी, नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट, वी नीड टू स्टैब्लिश कम्युनिकेशन विद देम. ओके, क्योंकि उनको वो अपर हैंड गेन कर रहे हैं अगेंस्ट द मिलिट्री, तो मे बी कल को ये आ जाए पावर में तो उनका ये स्टैंड ना हो कि इंडिया से तो हमें बिल्कुल बात नहीं करनी क्योंकि इसने उस मिलिट्री कूप के टाइम क्रिटिसाइज नहीं किया था उसको और ना ही हमें सपोर्ट किया था, तो हमें इनके साथ भी कम्युनिकेशन बनाना चाहिए. ठीक है, क्योंकि वो अपर हैंड गेन कर रहे हैं. ए स्ट्रॉन्ग मैसेज of the need for cessation of violence and restoration of normalcy should be relayed to both government as well as resistance and the transition to a federal democracy. Fourth, India should consider convening a peace conclave of senior officials from member states of the Quad and ASEAN Troika comprising of Indonesia, Laos, Cambodia. तो ये भी हमें करना चाहिए ताकि दिखे कि इंडिया कंसर्न है म्यांमार की सिचुएशन के बारे में. And a blueprint and practical assistance in moving towards security and stability. Finally, seeking immediate freedom for Aung San Suu Kyi from her unjustified solitary confinement should be the key element. ओके, तो हमने यहाँ पर म्यांमार के बारे में लगभग सब कुछ जान लिया है. कोरियन पेनिनसुला, इसमें काफी कुछ चल रहा है बट हमें पूरा मैटर नहीं जानना है, हमें सिर्फ इंडिया के कंटेक्स्ट में जानना है कोरियन के बारे में. इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए क्या कंसर्न डेवलप हो रहे हैं कोरियन पेनिनसुला में. पहला, रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, इजराइल पैलेस्टीन वॉर चल रही है. दूसरा, ताइवान चाइना में तनातनी थोड़ी सी बढ़ती जा रही है जब से ये डेमोक्रेटिक इलेक्शन में प्रो डेमोक्रेसी पार्टी जीती है. इंडिया चाइना में अभी तक स्टेलमेंट बना हुआ है एलएसी पर. अब ऐसे में कोरियन पेनिनसुला अब एक और नया फ्रंट नहीं देखना चाहेगा वर्ल्ड अगेंस्ट अगेंस्ट द पीस. ओके, सो कोरियन पेनिनसुला यहाँ पर न्यूक्लियर पावर में आपको रशिया भी इन्वॉल्व है इस सब में. ठीक है, यूएसए भी इन्वॉल्व है, दोनों अपना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहते हैं इस रीजन में. राइट, इसके बाद चाइना नॉर्थ कोरिया का फुल सपोर्ट करता है. सो ये पूरा रीजन जो है ये एक तरह के ग्लोबल स्ट्रेटेजिक कंपटीशन में इंगेज है. इट इज लॉक्ड इन स्ट्रेटेजिक कंपटीशन बिटवीन यूएस, चाइना एज वेल एज रशिया. नॉर्थ कोरिया के टाइज चाइना और रशिया के साथ डीपन हुए हैं. साउथ कोरिया यूएस के करीब ज्यादा जा रहा है. ठीक है, तो एक तरफ तो ऊपर रशिया है, चाइना है और नॉर्थ कोरिया है. ठीक है, नीचे जापान है, साउथ कोरिया है, सपोर्टेड बाय यूएसए. ठीक है, तो ये दोनों ग्रुप ऑलमोस्ट अगेंस्ट में ही खड़े हुए हैं बिल्कुल. और यहीं पे साथ में अब ताइवान को भी लिख लीजिए. ठीक है, तो ये ग्रुप है. दूसरा ये, अब नॉर्थ कोरिया ने रशिया की पूरी मदद की है यूक्रेन में. उसने आर्टिलरी सप्लाई की, उसने वेपन्स भी सप्लाई किए रशिया को, इवन मैन मटेरियल भी सप्लाई किया हुआ है. ठीक है, चाइना हमेशा से सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर रहा है नॉर्थ कोरिया का क्योंकि वो आइसोलेटेड रहा है पूरे वर्ल्ड से, वो सिर्फ चाइना पर ही डिपेंड है पूरी तरीके से. जापान, साउथ कोरिया, यूएसए, ऑल दीज आर डेमोक्रेसी. राइट, और नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया पहले एक ही थे बट ये अलग हुए हैं. और ये नॉर्थ कोरिया है न्यूक्लियर पावर जो हर कभी कुछ ना कुछ वेपन टेस्टिंग, न्यूक्लियर मिसाइल्स वगैरह लॉन्च करता रहता है. राइट, तो ये जापान साउथ कोरिया को हमेशा धमकी देता रहता है. रशिया हैज बूस्टेड इट्स एंगेजमेंट विद नॉर्थ कोरिया स्पेशली इन वेक ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर. मिस्टर किम ऑल्सो visited the Russia in 2023. Now, it is evidently clear that North Korea is helping Russia with arms, including short-range ballistic missile for conflict in Ukraine. China has always been supportive of North Korea, being the single largest trading partner. US is preoccupied in conflict in Europe, Ukraine वाले और West Asia, Israel वाले. तो यूएसए को वहां इंगेज करके रखा है. ना एक बार समझने की कोशिश कीजिए यूएसए के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज को. एक तो ये यूक्रेन की तरफ बिजी है, ऑलमोस्ट $45 बिलियन तक का असिस्टेंस दे चुका है वहां पर. दूसरा, ये इसराइल में यहाँ पर इसराइल को सपोर्ट करने में बिजी है. तीसरा, इसको हाउदी रेबल्स ने रेड सी में परेशान कर रखा है. राइट, रिमेंबर दैट ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन. ओके, चौथा, यहाँ पर ईरान ने बहुत परेशान कर रखा है. ईरान ने अभी जॉर्डन में
यूएसए के मिलिट्री बेस पर अटैक किया था, राइट? तो एक तो ये ईरान से परेशान है। अब इतनी जगह पर इंगेज है यूएसए, इसके बाद अब लास्ट थिंग जो चाइना और रशिया देखना चाहेंगे वो ये कि यूएसए को थोड़ा सा इंगेज कर दिया जाए कहीं ना कहीं नॉर्थ कोरिया के साथ भी। इनफैक्ट चाइना ने हमेशा नॉर्थ कोरिया को बस इसीलिए यूज करा है कि यूएसए यहाँ पर आए। ये जो किम जोंग उन है और जब ट्रम्प थे, इन दोनों में इस तरह बचकानी हरकतें होती थी ट्विटर पे कि ये लिखते थे मेरे पास एक बटन है टेबल पर, वो दबाऊंगा तो यूएसए 50 सेकंड में खत्म हो जाएगा। तो ट्रम्प भी उधर से रिप्लाई करते थे मेरी टेबल पे इससे भी बड़ा बटन है, न्यूक्लियर वेपन की बात करते थे, ठीक है। तो इस तरीके से यूएसए को और ज्यादा इंगेज रखना चाहता है चाइना कि अपनी ये नॉर्थ कोरिया कुछ नहीं है, ये सिर्फ चाइना की प्रॉक्सी है जो यूएसए को इंगेज करने के लिए, थ्रेटन करने के लिए यूज करता है। तो यूएसए के पास ऑलरेडी काफी सारे प्री ऑक्यूपेशन है, अब वो नहीं चाहेगा कि यहाँ कोरियन पेनिनसुला पर भी कोई डिस्टर्बेंस हो और मुझे यहाँ भी आना पड़े। ऑलराइट, नेक्स्ट इज इंडिया को कहते हैं इंटरनेट शटडाउन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। क्यों कहते हैं? अब यहां से आप एक पॉइंट जरूर याद रखिएगा अबाउट दिस केस, अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। सी 2020 में आया था, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन वाया इंटरनेट इज द फंडामेंटल राइट अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे अपने एग्जाम के लिए। सेकंड, ये केस आपको जब भी इंटरनेट शटडाउन की बातें आएंगी ना, आपको मेंस के आंसर में ये केस लिखना ही होगा, उसके बिना आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। कोई वहां पे आपका वर्ड टू वर्ड रीड नहीं करने वाला है, वो सिर्फ ऐसे कुछ कीवर्ड्स ढूंढता है आपके आंसर में जो ये बता देते हैं कि आपके पास नॉलेज एंड क्वालिटी दोनों है। Where the top court also ruled that any restriction on internet access by government must be temporary, limited in scope, lawful, necessary and proportionate. The court reiterated that government's order restricting internet access are subject to review by court. Okay, कोर्ट रिव्यू कर सकता है गवर्नमेंट के ऐसे किसी भी ऑर्डर को जो इंटरनेट शटडाउन के लिए उसने दिए होंगे। Okay, क्योंकि आप ये सब कर सकते हो सिर्फ पब्लिक इमरजेंसी या कोई थ्रेट हो पब्लिक सेफ्टी को तभी। इंडिया सॉ मोर इंस्टेंसेस ऑफ इंटरनेट शटडाउन देन द ईयर प्रीसीडिंग। इस जजमेंट के बाद भी इंटरनेट शटडाउन के इंस्टेंसेस और ज्यादा ही आए हैं, ठीक है। तो हमें इंटरनेट शटडाउन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। अब कश्मीर में तो ये मैटर समझ में आता है कि चलो वहां पर कुछ ना कुछ इशू रहता है तो गवर्नमेंट कहती है कि यहाँ पे सिक्योरिटी की वजह से हमने शटडाउन किया है। बट इवन हरियाणा में जब फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे थे ना, तब वहां की सरकार ने भी इंटरनेट शटडाउन के ऑर्डर्स दे दिए, तो जो कि टोटली अनजस्टिफाइड थे। हरियाणा इन 5 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट फॉलोइंग फार्मर्स प्रोटेस्ट दैट वर ऑर्गेनाइज देयर। ये हरियाणा ऑर्डर्स आर ऑन सोशल मीडिया बट हैव नॉट बीन अपलोडेड ऑन गवर्नमेंट वेबसाइट। अब बताइए, हरियाणा गवर्नमेंट ने ऑर्डर्स तक दे दिए इंटरनेट शटडाउन के, बट उसके बाद भी उसको अपनी गवर्नमेंट जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर अपलोड नहीं किया। ओके, तो दिस इज, फिर आप कोर्ट में जाके चैलेंज भी करोगे तो कैसे करोगे? वो है ही नहीं, गवर्नमेंट ने तो उसको पब्लिश किया ही नहीं है। तो दिस इज शेयर मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट पावर। ओके, सो गवर्नमेंट का कंप्लायंस विद दिस अनुराधा भसीन जजमेंट, दिस इज वेरी लो। Compliance with the Anuradha Bhasin remains low in other parts of India as well. Those aggrieved with the restriction cannot approach a court of law to question an order's legality in the absence of order, क्योंकि आपने पब्लिश किया ही नहीं है उसको, आपने तो बस ऐसे ओरली ऑर्डर दे दिए, तो कोर्ट में जाके चैलेंज भी करें तो कैसे करें? नाउ दिस नॉन पब्लिकेशन ऑफ ऑर्डर ऑल्सो अंडरमाइंस पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट। इन 2020 जो अमेंडमेंट किया गवर्नमेंट ने टेलीकॉम सस्पेंशन रूल 2017 में, उसमें वहां पर गवर्नमेंट ने ये तो लिख दिया कि द लिमिट ऑफ इंटरनेट सस्पेंशन ऑर्डर मैक्सिमम 15 दिन तक ही रहेगी। हाउएवर द अमेंडमेंट डिड नॉट इंक्लूड एन ऑब्लिगेशन ऑन द गवर्नमेंट टू पब्लिश ऑर्डर्स, ठीक है, पब्लिश करने की कंपल्शन नहीं लगाई गई इसमें, इस अमेंडमेंट में। और नॉट इट इंक्लूड द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन टू अंडरटेक पीरियोडिक रिव्यू ऑफ दिस ऑर्डर, कि आपने अगर एक बार लगा दिया इंटरनेट शटडाउन का ऑर्डर, जैसे मणिपुर में लगाया तो महीनों तक लगाया, तो ऐसा नहीं है कि आपने बस लगा दिया तो दैट्स ऑल, आप उसको रिव्यू भी तो कीजिए, राइट। इसके बाद ऑफिशियल्स जो है ना, उनके पास भी अवेयरनेस ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह कोई ऑर्डर दिए हैं। यहाँ पे देखिए मेघालय का एग्जांपल भी दिया है, आरटीआई एप्लीकेशन में पता चला कि इट वाज नॉट इवन अवेयर ऑफ द जजमेंट इन अनुराधा भसीन। ओके, इवन दो 8 मंथ हो चुके थे उसको जजमेंट को। राइट, तो ऑफिशियल्स एनफोर्स द लॉ इनकरेक्टली सिंपली बिकॉज लैक ऑफ अवेयरनेस। इससे इकोनॉमी को भी लॉस होता है। जैसे अगर कोई टीचिंग वगैरह कर रहा है तो वो नहीं कर सकते, फिर इंटरनेट अगर शट डाउन है। द इंटरनेट इज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट, हेल्थ केयर, एजुकेशन, लाइवलीहुड,
platform for the member of Indian society to interact with each other. The harm, economic, psychological, social, journalistic, etc., caused by such suspension outweighs any speculative benefit. It is also a tool to verify rumors and enable individuals and the government to disseminate the truth. नाउ गवर्नमेंट इस पे जस्टिफाइड कैसे करती है? वो कहती है कि ये तो लिमिट सिर्फ मोबाइल डेटा सर्विसेज पर लगाई गई है, ब्रॉडबैंड सर्विस तो अभी भी ऑन है, बट द थिंग इज कि 97% जो इंटरनेट यूजर्स हैं वो मोबाइल डेटा से ही यूज कर रहे हैं, हार्डली 3% हैज दी ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी. नाउ इंटरनेट restrictions आर मच मोर कॉमन देन द डिजायरेबल एंड कैन नॉट बी चैलेंज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी. जब आप पब्लिश ही नहीं करोगे तो फिर कैसे, राइट? ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट आर्टिकल. इंटरनेशनल रिलेशन पे कुछ खास नहीं है. ये इमरान खान 14 ईयर की जेल हो गई है उनको, उनकी वाइफ को भी हो गई, तो पाकिस्तान की हालत कुछ ज्यादा ही खराब है. नो लुक एट दिस. ला बेल्स रिजर्वायर स्पेन में है, ओनली 21% ऑफ इट्स कैपेसिटी पर है. तो ये कहते हैं कि यहाँ पर जो इतना खतरनाक ड्रॉट आया हुआ है ना, इट इज ड्रिवन बाय क्लाइमेट चेंज एंड एंटायर मेडिटेरेनियन रीजन इज फोरकास्ट टू हीट अप फास्टर रेट दैन मैनी अदर रीजन. तो ये एग्जाम्पल आप कोट कर सकते हो इन कंटेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट. ताइवान, सी, ताइवान ताइवान भी मिलिट्री ड्रिल्स कर रहा है क्योंकि चाइना का इतना प्रेशर बढ़ता जा रहा है उस पर, बिकॉज उसको लगता है कि चाइना कभी भी सरप्राइज अटैक कर सकता है ताइवान पर. ताइवान मिलिट्री उन्होंने एक प्रैक्टिस की है टू डिफेंड अगेंस्ट सच सरप्राइज अटैक. China claims the self-governing island of 2.3 crore people in as its own territory, and Taiwan is also a flashpoint in US-China relations. America could get pulled into the war if hostilities break out. तो ये एक और रीजन है क्योंकि जैसे जैसे चाइना यहाँ पर अपनी वो बढ़ाता जा रहा है ना, तो ये तो ताइवान तो अपनी तरफ से प्रोटेक्शन की कोशिश कर ही रहा है. यूएसए ने भी अपनी प्रिपेयर्डनेस का लेवल चेक किया है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हम किस हद तक तैयार हैं लॉजिस्टिक सप्लाई करने के लिए. ओके, और मैंने आपको बताया था सेमीकंडक्टर वाला जब टॉपिक कराया था कि ताइवान इज द पावर हाउस इन सेमीकंडक्टर्स एंड चिप मेकिंग. ओके, अगर ये चाइना के कंट्रोल में चला जाता है तो पूरा जो हम जिसको इंडस्ट्रियल 4.0 फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स एंड सो ऑन, ठीक है, तो उस पूरे पे चाइना का कंट्रोल वर्ल्ड ओवर बहुत ज्यादा हो जाएगा. ओके, इसीलिए आई पर्सनली बिलीव कि यूएसए कभी ताइवान को इतना इजिली चाइना की ग्रैप में नहीं जाने देगा. ठीक है, क्योंकि ये चिप और सेमीकंडक्टर का जो हब बना है ताइवान, तो उसके बाद फिर चाइना का टोटल कंट्रोल होगा इस सेक्टर पे, और इसके बिना आप ना तो कोई क्वांटम कंप्यूटर की बात कर सकते हो, कुछ भी नहीं. जो भी हम इंडस्ट्रियल फोर रेवोल्यूशन की बात करते हैं वो इन चिप्स और सेमीकंडक्टर्स के बिना हो ही नहीं सकता. ओके, तो यहाँ पे द हिंदू खत्म होता है. लेट्स मूव ऑन टू इंडियन एक्सप्रेस. इसमें क्या काम का है वो देख लेते हैं. राइट, ईरान, जॉर्डन में जॉर्डन में यूएसए के बेस पर अटैक हुआ है, और जिसमें उसके कुछ 3 सोल्जर्स मारे गए, और उसने कहा था कि ये ईरान ने किया है. ठीक है, तो यूएसए ने कहा है कि हम एक मैसिव रिटेलिएशन करेंगे अगेंस्ट द ईरान. तो ईरान ने भी कहा है वी विल डिसिसिवली रिस्पॉन्ड एज बाइडेन वेट्स जॉर्डन स्ट्राइक पे बैक. ओके, तो ईरान ने कहा है हमारा भी रिप्लाई पूरा फुल एंड फाइनल ही होगा आपके अगेंस्ट. तो ये बहुत परेशानी वाली बात है कि ये पूरा रीजन जो शुरू हुआ था गाजा वॉर से, वो पूरी तरीके से एम्ब्रॉयल होता जा रहा है इस चीज में. Iran threatened a decisive response to any US attack on Islamic Republic following President Joe Biden's link of Tehran to the killing of 3 US soldiers at Jordan military base. Right? फाइनली यूरोपियन यूनियन, इनके भी ट्रेड पे इम्पैक्ट हो रहा है रेड सी में हाउदी रेबल्स की वजह से. तो इन्होंने भी कहा है कि वी विल लॉन्च ए नेवल मिशन इन द रेड सी टू डिफेंड द कार्गो शिप्स अगेंस्ट अटैक बाय हाउदी रेबल्स इन यमन as they are hampering the trade and driving up the prices. तो अब मैंने आपको एक बताया था एग्जांपल देकर कि अगर ये अफ्रीका है पूरा, ठीक है, ये वो रीजन है जहाँ से स्विस कैनाल वगैरह पास होता है, तो इस पूरे रीजन में इन लोगों ने परेशान कर रखा है ट्रेड को. अब इंडिया है यहाँ पर सपोज, ठीक है, इंडिया या चाइना भी कंसिडर कर सकते हो. तो हम लोग ना क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, रशिया से भी लेके आते हैं, स्विस कैनाल के थ्रू ही आता है, वेस्ट एशिया से भी आता है. हम लोग सिर्फ क्रूड ऑयल लेके आते हैं, फिर उसको अपनी रिफाइनरीज में रिफाइन करते हैं, पेट्रोल, डीजल, वैक्स, इन सब में
कन्वर्ट करते हैं। लेकिन तो इंपोर्ट के टाइम तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है यहाँ से आने में, क्योंकि वो रशियन शिप है और रशिया की दोस्ती ईरान से अच्छी है और ईरान ही इन हाउदी रेबल्स को बैक कर रहा है। पर जब इंडिया वापस भेज रहा है ना, हम लोग रिफाइन करके और यूरोप का मार्केट में भेजते हैं, ठीक है, इधर यूएसए आ जाएगा आपका। तो हम लोग जब यूरोप भेज रहे हैं तो अब ये शिप्स क्योंकि यूरोप जा रहे हैं तो हाउदी रेबल्स इनको टारगेट करते हैं, तो हमें पूरा घूम के जाना पड़ेगा साउथ अफ्रीका से यूरोप। तो इसमें कॉस्ट बढ़ जाएगी, ठीक है, कॉस्ट बढ़ जाएगी तो वहां पर चीजें महंगी बिकेगी, तो यूरोप को भी प्रॉब्लम है, हमें भी प्रॉब्लम है, हमारे एक्सपोर्ट को। अब यूएसए के रिफाइनर्स को फायदा हो रहा है, क्योंकि यूरोप में आने वाला पेट्रोल डीजल इंडिया चाइना सप्लाई नहीं कर पा रहा है, तो यूएसए के रिफाइनर्स यहाँ पे बेटर सप्लाई कर पा रहे हैं, तो वो यूरोप का मार्केट और कैप्चर कर रहे हैं, राइट। दूसरी तरह यूएस और चेंजेस इन यूएन एजेंसी फॉर फंड। अब ये जो यूएन एजेंसी है जो पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज को सपोर्ट करती है, इसको बोला गया है कि पहले तो आप अपने स्टाफ मैनेजमेंट को रिव्यू कीजिए, ताकि जो लोग उस दिन अटैक में शामिल थे, हमास के अटैक में, उनको अकाउंटेबल होल्ड कीजिए, ओके। उसके बाद हम रिज्यूम कर पाएंगे फंडिंग, क्योंकि कई कंट्रीज ने इसको फंडिंग सस्पेंड कर दी है। यूक्रेन रशिया ने कुछ प्रिजनर ऑफ वॉर्स वो किए हैं स्वैप। यहाँ पर 6 कंट्रीज ने पहले प्रॉमिस किया था कि हम ब्रिक्स ज्वाइन करेंगे, तो उसमें से अर्जेंटीना ने मना कर दिया कि हम नहीं कर रहे, ठीक है, तो सिर्फ 5 कंट्रीज जुड़ेंगी अब। Taiwan simulates the drill, becoming strikes as Beijing hold patrols close to border. Taiwan military simulated a scenario where China suddenly turns one of its regular drills around the island into an actual attack. ठीक है, तो ताइवान भी उसकी तैयारी कर रहा है और यूएस भी उसी की तैयारी कर रहा है। यूएस मिलिट्री इज टेकिंग ए हार्ड लुक एट इट्स ओन मिलिट्री रेडीनेस एज टेंशन राइज। पेटीएम वाला इशू हमने समझ लिया है, वहां पर फैक्ट चेकिंग यूनिट हमने समझ लिया है। सीबीएसई कुछ प्लान लेकर आया है, जैसे और 2 लैंग्वेज की जगह अब 3 लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी क्लास 10th में, और बच्चों को उसमें से 2 लैंग्वेज नेटिव इंडियन होनी चाहिए। जैसे एक आपने हिंदी ले ली तो आप दूसरी तमिल या कन्नड़ ले लीजिए, और तीसरी आप फॉरेन लैंग्वेज ले सकते हो, जैसे फ्रेंच वगैरह। ओके, नाउ क्लास 10 को पास करने के लिए 10 सब्जेक्ट में एग्जाम देने होंगे, जो कि अभी 5 सब्जेक्ट के होते थे। इसके अलावा क्लास 12 की बात करें तो वहां पर अब एक की जगह 2 लैंग्वेज पढ़ाई जाएंगी, ठीक है, एंड एटलीस्ट वन मस्ट बी इंडियन नेटिव लैंग्वेज। और अभी तक 5 सब्जेक्ट होते थे 12th में, तो अब 6 सब्जेक्ट्स होंगे। और ये सब क्यों कर रहा है सीबीएसई? टू इम्प्लीमेंट ए नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क इन स्कूल एजुकेशन, क्रेडिटाइजेशन एम्स टू एस्टैब्लिश एकेडमिक इक्विवेलेंस बिटवीन वोकेशनल ट्रेनिंग एंड जनरल एजुकेशन फैसिलिटेटिंग द मोबिलिटी। आगे चलते हैं। यहाँ पे मिस्टर कोविंद का जो पैनल बना था वो बस ये बता रहा है कि मैक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ मूव करते हैं। जब फाइनल आ जाएगा वो कमेटी की रिकमेंडेशन, तब देखेंगे उसको। यहाँ पे प्रेसिडेंट ने हाईलाइट किया है राम टेम्पल गवर्नमेंट के अचीवमेंट, आर्टिकल 370 गवर्नमेंट के अचीवमेंट, और बीजेपी ने हमेशा से 3 प्रॉमिस किए थे कंट्री से। राम मंदिर बनाएंगे, बना दिया। आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करेंगे, कर दिया। अब तीसरा प्रॉमिस था पीओके। अब ये कब लेते हैं वो देखना होगा, और इसको लेने के लिए कितनी कॉस्ट होती है वो देखना होगा, ठीक है। अब देखिए, अगर चाइना, अब इंडिया अगर पीओके लेने के लिए सीरियस होगा तो वो यही चाहेगा कि चाइना वहां ताइवान के साथ एंगेज रहे और यूएसए भी उसी कन्फ्लिक्ट में लॉक हो जाए, ताकि चाइना पाकिस्तान की मदद के लिए उस वक्त नहीं आ पाए जब इंडिया पीओके को लेने के लिए आगे बढ़ेगा, ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान खुद से तो नहीं लड़ सकता इंडिया से, ऑफकोर्स, भले ही वो न्यूक्लियर पावर है, फिर भी इंडिया से लड़ना उसके बस की बात नहीं है। बट अगर चाइना का सपोर्ट उसके पास है, ठीक है, तो 2 फ्रंट वॉर ओपन हो जाती है हमारे लिए। 2 फ्रंट पे एक साथ लड़ना फिर इंडियन आर्मी के लिए भी थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। तो चाइना अगर ताइवान की तरफ बढ़ता है, जैसा कि ताइवान क्लेम कर रहा है कि ये सरप्राइज अटैक कर सकता है, अगर चाइना वहां लॉक हो गया तो फिर कोई रीजन नहीं है कि इंडिया अपने आप को रोकेगा, नहीं रोकेगा। वो पाकिस्तान पर अटैक करके पीओके लेने की कोशिश जरूर करेगा। ओके, सो लेट्स सी। बट ऐसा ना हो तो ही ठीक है, बिकॉज वॉर कभी भी फायदा नहीं देके जाती किसी भी कंट्री को। पाकिस्तान कमजोर भले ही है, बट एक न्यूक्लियर कंट्री न्यूक्लियर होती है। ये वही बच्चे जो बोल रहे हैं गिवन इलेक्ट्रिक शॉक एंड फोर्स टू एडमिट अपोजिशन लिंक, कि आपके अपोजिशन पार्टी से लिंक है, इसको एडमिट करो। वो कह रहे हैं नहीं है हमारे। नाउ सेंटर एक बिल लाने वाला है, क्योंकि देखिए इंडिया में अगर आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, चाहे हम कितने बड़े बड़े दावे कर लें, विश्व गुरु एंड ऑल, मैंने आपको बताया था गुजरात में पिछले 2 साल में 8 पेपर लीक हुए हैं, राजस्थान में 2 साल में 4 पेपर लीक हुए हैं,
मध्य प्रदेश की बात करें, पटवारी का पेपर लीक हुआ, खुद रैंक 6 ने आके एक्सेप्ट किया कि हमें 15 लाख में मिला। ओके, उसके बाद भी इसके लिए जांच कमेटी बनाई गई और जांच कमेटी ने कह दिया कि कुछ नहीं हुआ है, कोई घोटाला नहीं हुआ है। ठीक है, कल ही उन्होंने अपना इस तरह का सबमिट किया है कि कोई घोटाला नहीं हुआ है। तो ये बच्चों के साथ सिर्फ खिलवाड़ हो रहा है और कुछ नहीं। ओके, बच्चों के साथ सीरियसली खिलवाड़ हो रहा है, बच्चों के करियर के साथ। आपको नहीं कराना एग्जाम मत कराओ, आपको नहीं भरनी है वैकेंसी फिलअप नहीं करनी है मत करो, बट बच्चों को एंगेज मत रखो। उसी तरह एयरफोर्स के बच्चों के साथ फ्रॉड हुआ था, उन लोगों ने अपने सारे एग्जाम क्लियर कर लिए, सारी स्टेजेस क्लियर कर ली, एंड दे वर जस्ट वेटिंग फॉर देयर कॉल। राइट, उस टाइम आप अग्निवीर स्कीम लेकर आए और आपने कहा कि ये भर्तियां जो हो गई थी ऑलमोस्ट सिलेक्शन, इसको रद्द किया जाता है। ठीक है, और उन बच्चों को फिर से आपने उनकी जो 2 साल की जितनी मेहनत थी वो सब पानी कर दी। ठीक है, तो बच्चों के साथ सबसे ज्यादा खिलवाड़ हो रहा है इन कंटेक्स्ट ऑफ दिस पब्लिक एग्जामिनेशन। ठीक है, और इसके बाद डोंट जस्ट डोंट टेक इट पर्सनली, बट इवन जो एपीएफसी हुआ था इस बार, यूपीएससी कराता है ये। ठीक है, इसके भी पेपर लीक के बच्चों ने प्रूफ विद प्रूफ शो किया था कि पेपर 11:30 बजे लीक हो गया था, जबकि पेपर हुआ था दूसरी शिफ्ट में 2 बजे से। राइट, और इसका पेपर 11:30 बजे टेलीग्राम पे लीक हो चुका था। तो अगर यूपीएससी जैसे एग्जाम के पेपर लीक होने की बात आती है तो फिर ये सीरियस कंसर्न है। तो यहाँ पे सेंटर ने कहा है वी आर प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस ए बिल टू प्रिवेंट अनफेयर मीन्स इन पब्लिक एग्जामिनेशन। बट बात ये है कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई दूसरे लोग कर रहे हैं, कई बार अच्छे अच्छे पॉलिटिशियंस के भी नाम इसमें आए। एमपी के पटवारी घोटाले में जिस कॉलेज से सबसे ज्यादा सिलेक्शन हुए और टॉप 10 में से 8 टॉपर्स उसी सेंटर से हैं, और वो खुद एक बीजेपी के एमएलए का कॉलेज है। राइट, तो आप बिल ले आइए या कुछ ले आइए, बट जब तक इसमें पॉलिटिक्स होती रहेगी तब तक ऐसे ही चलेगा। पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस बिल 2024 पेपर लीक ऑर्गेनाइज चीटिंग इन पब्लिक एग्जामिनेशन को रोकने के लिए, चाहे वो यूपीएससी के एग्जाम हो, एसएससी, रेलवे या एंट्रेंस एग्जाम हो, नीट, जेई, सीयूटी। इट विल कवर ऑल द रिक्रूटमेंट एंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन। All the computer-based examination are conducted by NTA will come under the purview of the bill। सजा दी जाएगी 3 से 5 साल की, 5 से 10 साल की, फाइन लगाया जाएगा 1 करोड़ का। बट ये सब बकवास है जब तक कि इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहेगा इस तरह के एग्जाम्स में। ओके, एंड बच्चों की प्रॉब्लम ये है कि उनमें से अधिकतर किसी ना किसी पार्टी के सपोर्टर होते हैं। उन्हें अगर ये बोला जाए कि गुजरात में ऐसा हुआ, एमपी में ऐसा हुआ, तो राजस्थान में भी तो होता है, वहां कांग्रेस की सरकार थी तब वहां भी हुआ। हाँ हुआ यार, छत्तीसगढ़ पीएससी में भी हुआ, वहां भी कांग्रेस की सरकार थी। ठीक है, एमपी गुजरात में बीजेपी की सरकार, वहां भी हुआ। आप ऐसे स्टूडेंट देखिए ना उसको कि आपके साथ खिलवाड़ हो रहा है। पटवारी, एमपी का जो पटवारी हुआ उसमें रैंक 3 आई, उसका ललन टॉप ने इंटरव्यू लिया, उसने पूछा है कि एमपी की कैपिटल क्या है, लड़की बोल रही है दिल्ली। ओमकारेश्वर कहाँ है, लड़की बोल रही है गुजरात। उसके बाद नर्वस होकर भैया बाद में करें इंटरव्यू। इस तरह के लोग जब रैंक 3 लाते हैं तो फिर वो जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं ना, जिनके रूम की लाइट ऑफ नहीं होती रात रात भर, उनके साथ अच्छा खासा फ्रॉड है। तो यहाँ पे पॉलिटिक्स या किसी पार्टी की बात नहीं है, बात सिर्फ यूथ की है और कुछ नहीं। ओके, ये सब मत पढ़िए। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि इंतरिम बजट शुड फोकस ऑन दिस और दैट, ये सब आपके काम का नहीं है। जब बजट में बस जो आ जाएगा वो पढ़ेंगे, एडवाइस नहीं पढ़नी है लोगों की कि बजट को ऐसा करना चाहिए, बजट को वैसा करना चाहिए, फाइनेंस मिनिस्टर को ये करना चाहिए। ये सब नहीं पढ़ने हैं आपको। राइट, माइंड एंड मैटर, ये वही न्यूरा लिंक वाले प्रोजेक्ट का रिगार्डिंग है। The first human received an implant from Neuralink yesterday and is recovering well. Initial results show promising neuron spike detection. This is the beginning of human-computer interface that can possibly address physical and cognitive limitation and disabilities. Okay. यहाँ पर क्या किया गया, वायरलेस डिवाइस इम्प्लांट किया गया है, कंटेन्स ए चिप एंड एन एरे ऑफ इलेक्ट्रोड्स which are meant to register thoughts related movement. Eventually, if successful, the device would enable people with disabilities to move a cursor or type just by thinking about it. Okay, especially those people who have lost their limbs. Where Neuralink's brain implants seamlessly merge with the cognitive function. अब इसके रिगार्डिंग कुछ कंसर्न भी हैं। पहला कंसर्न है प्राइवेसी। ठीक है, जैसा कि एआई रेगुलेशन की बात करते हैं, एआई के बारे में बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, तो हमें यहाँ पर भी रेगुलेशन शुड गो हैंड इन हैंड विद द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। सेकेंड, डेवलपमेंट ऑफ सिग्निफिकेंट मेडिकल टेक्नोलॉजीज मस्ट नॉट एंड अप बीइंग ए मोनोपोली। आप बोल रहे हैं हम ब्रेन डिसऑर्डर वगैरह इससे करेक्ट कर पाएंगे, तो फिर वो सब एक मोनोपोली नहीं बन जानी चाहिए। रादर ऐसी रिसर्च पब्लिक फंडेड होनी चाहिए, जैसे कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्रा ने बना के दिया था हमें कोविड वैक्सीन। ठीक है, फिर उसने वर्ल्ड ओवर फ्री दे दी और फिर सबने फैक्ट कंपनीज ने उसी बेस पर कोविड वैक्सीन डेवलप की। राइट, तो इस तरीके से होनी चाहिए रिसर्च, दे शुड बी पब्लिक फंडेड।
and it was developed with public funds for multiple countries. Now, public is an essential to guard against the misuse and even enthusiastic overuse, right? तो ये कुछ concerns हैं इसमें. दूसरा, पाकिस्तान ईरान पे क्यों अटैक किया था, तो मैंने ये सब पॉइंट आपको पहले ही बता चुके हैं कि पाकिस्तान वीक अपीयर नहीं करना चाहता. वो इनडायरेक्टली एक मैसेज इंडिया को भी दे रहा था कि हमारी पॉलिटिक्स इकोनॉमी में चाहे जो भी डिस्टर्बेंस चल रहा है, मिलिटरली हम वीक नहीं है. और दूसरा मैसेज वो ईरान को भी दे रहा था, राइट. और ईरान ये मैसेज दे रहा था उन लोगों को, जैसे इस्लामिक स्टेट इराक और सीरिया से अटैक करते रहते हैं ईरान पर, अफगानिस्तान से इस्लामिक स्टेट अटैक करता रहता है कि आप शिया कंट्री हो, हम आपको खत्म कर देंगे, ठीक है. तो ये बस एक दूसरे को मैसेज देने के लिए था कि मिलिटरली हम लोग कमजोर नहीं है. ये सब आर्टिकल्स आपके काम के नहीं हैं. डोंट वेस्ट योर टाइम इन दिस. इंपोर्ट ड्यूटी, स्मार्टफोन के कुछ कंपोनेंट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी कम की गई है. सेंटर हैज रिड्यूस द इंपोर्ट ड्यूटी ऑन नंबर ऑफ कंपोनेंट्स यूज्ड इन मोबाइल फोन्स मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम 15% टू 10%. 16 फाइनेंस कमीशन बनेगा और ये बन रहा है अंडर चेयरमैनशिप ऑफ अरविंद पनागारिया एज अ चेयरमैन ऑफ 16 फाइनेंस कमीशन. और 3 फुल टाइम मेंबर अपॉइंट किए गए एंड 1 पार्ट टाइम मेंबर अपॉइंट किए गए इसके लिए. यहाँ पे वही पेटीएम पेमेंट बैंक का इशू है जो मैंने आपको समझा दिया, उसकी केवाईसी नॉर्म्स वगैरह के बारे में, राइट. यहाँ पर कहाँ गया, जस्ट अ सेकेंड. हाँ, पेटीएम पेमेंट बैंक की पेरेंट कंपनी है 197 कम्युनिकेशन. ओके, अब ये 197 कम्युनिकेशन जो है, इसमें इन्वेस्टमेंट है एंडफिन का, विच इज एफिलिएटेड टू चाइनीज कॉन्ग्लोमेरेट अलीबाबा. ओके, तो ये जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट आई है इस फॉर्म में, दिस हैज अट्रैक्टेड इंटेंस स्क्रूटिनी बाय इंडियन रेगुलेटर, दैट इज आरबीआई, राइट. क्योंकि डेटा एक्सेस किया जा रहा है बाय चाइनीज बेस्ड एंटिटीज दैट आर इनडायरेक्ट शेयर होल्डर इन पेटीएम. यहाँ पे पेंगुइन्स की बात है, अंटार्कटिक पेंगुइन्स. तो यहाँ पर कुछ बहुत ही लीथल बर्ड फ्लू फैला है इनके बीच में, वायरस H5N1, ठीक है, फाउंड डेड ऑन सी लायन आइलैंड, जो कि फॉकलैंड आइलैंड में. और ये फॉकलैंड आइलैंड कहाँ है, जो आपका ये चिली, ये अर्जेंटीना, ठीक है, और यहाँ पर है छोटा सा फॉकलैंड आइलैंड. अब ये फॉकलैंड आइलैंड ना अर्जेंटीना के जस्ट पास में है, बट ये आता है ब्रिटिश टेरिटरी. ये ब्रिटिश टेरिटरी कहलाती है फॉकलैंड आइलैंड, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा. अब इनकी डेथ का रीजन क्या है, क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन एंड कमर्शियल फिशिंग. दी एम्परर पेंगुइन्स, तीन स्पीशीज हैं अंटार्कटिका में पेंगुइन्स की, एम्परर पेंगुइन्स, सदर्न रॉक हॉपर पेंगुइन्स एंड मैक्रोनी पेंगुइन्स, एंड इन सबको आईयूसीएन स्टेटस है वल्नरेबल. ओके, आगे चलते हैं. ओके, बाकी की सब स्पोर्ट्स न्यूज़ है. ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन. आज से हमारा वीक 2 का स्टैटिक रिवीजन शुरू हो जाएगा, ठीक है. हम लोग हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम सोशियो इकोनॉमिक जो मूवमेंट्स हमारी हुई थी, राजा राम मोहन रॉय और उसके अदर देन, और उसके बाद नेक्स्ट में हम लोग ट्राइबल मूवमेंट्स को कवर करेंगे. बाकी 2 दिन रहेगा हमारा इकोनॉमी का, तो उसका मैं पूरा टाइम टेबल आपको अपने ग्रुप में शेयर कर दूंगा. और जैसे हमने इकोनॉमी के बेस्ड एमसीक्यूज प्रैक्टिस करें, आज इसका सेशन 2 पार्ट 2 अपलोड हो गया, आप देख लीजिएगा. और इसी के साथ हम लोग अपना वीक 2 पूरा कंप्लीट करने के बाद उसके भी एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे. ओके, गोल है हमारा कि 45 डेज में हम लोग अपना पूरा स्टैटिक सिलेबस का रिवीजन खत्म कर देंगे, और करंट अफेयर का भी प्रीलिम्स स्पेसिफिक रिवीजन साथ साथ ही चल रहा है पैरेलली. Okay, so that's it for this session. Thanks for joining. Have a great day and keep learning.